नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हमारी इस बायो की सीरीज में आज हम लोग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बारे में एमसीक्यू करेंगे। प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित ये आपकी सीरीज चल रही थी, कुछ दिनों के लिए गैप आ गया था, वो फिर से अब कंटिन्यू चलेंगी। अब हमको भी थोड़ा बहुत घूमना फिरना रहता है तो उस बीच में गैप लेना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो आसान सी रहेंगी कुछ चीजें। जो नए पॉइंट्स रहेंगे, जो मुझसे पढ़े हैं कुछ नए पॉइंट है, तो वो कवर करते चलना, पॉइंट को नोट करते चलना। केवल नर्वस सिस्टम से संबंधित इसमें प्रश्न नहीं रहेंगे। नर्वस सिस्टम कहने का मतलब रहता है कि इसमें और क्या क्या चीजें, आपके कौन कौन से ऑर्गन काम में आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो तो भी नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, सुन रहे हो तो भी काम कर रहा है, तो ये सब आंख और कान से संबंधित प्रश्न भी इसमें रहेंगे, ठीक है। तो आइस और ईयर से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, जो पॉइंट हमारे अगर लेक्चर में मैंने नहीं बताया आपके प्रयोगशाला परिचारक वाले में, तो आप नोट कर सकते हैं। साथ में ये एनटीपीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कारगर सिद्ध होगा और जो बाकी अदर एग्जाम में जिसमें साइंस का वेटेज होता है उनके लिए भी कारगर साबित होगा। तो सब पढ़ते हुए चलना, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते हुए चलना, ठीक है। और टेस्ट सीरीज दिलाना चाहते हो तो 99 रुपए पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उसको परचेस कर लीजिए। आप सारे टेस्ट सीरीज को दिलाते चलना अगर तैयारी पहले से करते आ रहे हो तो, ठीक। अब पहले प्रश्न की ओर सीधा चलते हैं। प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित ये सीरीज है। आप बार बार पूछते हो किसमें काम आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने बताया दिया सबके लिए काम में आएगा। पहला प्रश्न पूछा था कि अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजारता है। सिनेप्सिस इज द पॉइंट एट विच द न्यूरोट्रांसमीटर इंपल्स पासिस। तो सिनेप्सिस का मतलब होता है बीच का जगह जो दो लोगों को जोड़ रहा है। दो न्यूरॉन्स जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो जो स्थान होता है उसको अंतर्ग्रथन या फिर सिनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। अब इससे जो आवेग गुजरता है न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, जिस तंत्रिका के माध्यम से गुजरता है इंपल्स, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किसके बीच में जाएगा भैया, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के ही बीच में जाएगा क्या सिग्नल, कि मांसपेशी से न्यूरॉन्स लेता है, लेकिन जब आगे की ओर बढ़ाता है जिस बिंदु पर वो एक दूसरे से मिलते हैं वो क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। मैंने बताया। तो क्या मिलेंगे? जब नर्वस मतलब न्यूरॉन जो होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन से मिलेंगे तो वो आपका सिनेप्स कहलाता है। तो एक उपकला कोशिका से दूसरी तक नहीं, एक न्यूरॉन से दूसरे तक, हाँ, ये आपका राइट आंसर होगा। एक अंतःस्रावी ग्रंथि से दूसरी तक नहीं, उसमें तो ग्लैंड की बात होती ही नहीं है। मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक, तो ये तो एक पूरा आपका सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम जुड़ा रहता है। नर्वस, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन से, तो जो जुड़ने वाला पॉइंट होता है सिनेप्स कहलाता है। और किससे? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये इंपल्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं, ट्रैवल करते हैं, और ये ट्रांसमिट जो होता है उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था, इसका आंसर क्या होगा। तो जब भी आवेग के बारे में पूछे कहां से कहां ट्रैवल करेगा, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में इंपल्स के फॉर्म में जाता है। तो सर मांसपेशी से जो आता होगा वो क्या होगा? वो भैया आपका उद्दीपन होता है। उद्दीपन मतलब आपको ऐसे चुभन महसूस हुई वो वाला सिग्नल होगा, वो आपको जलन महसूस हुई वो सिग्नल होगा वो। लेकिन ये सारे सिग्नल्स को एक ही फॉर्म में जो ट्रैवल करता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो इंपल्स के फॉर्म में, आवेग के फॉर्म में ही जाता है। आपको तो एहसास अलग अलग तरीके का होगा, गर्मी का होगा, ठंडी का होगा, चुभन का होगा, जलन का होगा, तीखेपन का होगा, मीठेपन का होगा, ये सब क्या अलग अलग तरीके हैं ना, लेकिन वो आवेग इंपल्स के फॉर्म में न्यूरॉन्स तक एक ही तरीके से चलता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। श्वसन, लार स्त्रावन और क्रमाकुचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? आपको कुछ भी नहीं मालूम हो, अनैच्छिक क्रिया दिखे सीधा मार देना आप अनुमस्तिष्क। आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपको क्या बोला मैंने? अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क में भी स्पेशली आपको पूछा जाए कौन सा, तो स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग होता है। अनुमस्तिष्क कह रहा था मतलब पीछे वाला भाग, पश्च मस्तिष्क बोलो, अनुमस्तिष्क ना बोल के पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क ही आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को करता है। इंग्लिश में क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, स्लाइवेशन एंड
पेरिस्टलाइसिस आर कंट्रोल बाई किसके द्वारा? तो मैंने बोला अगर स्पेशली आपको पूछा जाए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन या फिर आपका जो बैकवर्ड ब्रेन होता है उसके माध्यम से, किसके माध्यम से? तो पश्च वाला होता है। लेकिन पश्च भी अलग 3 भाग होते हैं। एक अनुमस्तिष्क होता है जिसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं, एक आपका उसी में होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड, मेरु। तो ये जो मेरु रज्जु होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, मेरु शीर्ष जो होता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वो अनैच्छिक क्रियाएं क्या? श्वसन, रेस्पिरेशन जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया है। ब्रीथिंग नहीं बोल रहा हूं, ब्रीथिंग को आप मैकेनिकली थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन ब्रीथिंग को भी आप बोल सकते हो अनैच्छिक क्रिया। आप नहीं भी लेना चाह रहे तो भी लगातार सांस लेना देना मतलब सांस लेना और बाहर छोड़ने वाली प्रक्रिया चलती है। श्वसन, रेस्पिरेशन होते रहता है, हृदय धड़क रहा है लगातार, ठीक है, आपका पाचन हो रहा है, एंजाइम्स बन रहे हैं, हार्मोन रिलीज हो रहा है, ये लगातार हो रहा है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो ये सब पश्च मस्तिष्क बोलेंगे तो, और स्पेशली पूछे तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आप बता सकते हो। ये नियंत्रित करता है किसको? हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं या इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हम नहीं चाह रहे हैं वो वाली। पलक का झपकना भी इसी में आता है। अगला है, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड? सेल बॉडी, नर्व एंडिंग, डेंड्राइट या फिर एक्सिन? आपको पहले ना मैं डायग्राम से समझा देता हूं न्यूरॉन के बारे में, तो आप अच्छे से समझ पाओ शायद से। यहां से ऐसे एक लकीर ऐसे चलती है, ठीक है, और ये आगे जाकर ऐसे अलग अलग भागों में और टूट जाती है। ये जो कहलाती है एक्सिन या न्यूरॉन एंडिंग बोल सकते हो, नर्व एंडिंग बोल सकते हो, ठीक है, ये एंडिंग होती है, इसको एक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिन बोलते हैं या एक्सॉन बोलते हैं, ठीक। ये वाला पूरा का पूरा आपका सेल बॉडी कहलाता है, ये पूरा आपका सेल बॉडी कहलाता है, ये एक्सिन वाला पार्ट हो गया। यहां पर ये वाला जो फ्रंट पार्ट होता है ना, इसी फ्रंट पार्ट में आपकी इन सभी जगहों से ऐसे शाखा युक्त संरचनाएं निकली रहती है, शाखा युक्त संरचनाएं निकली होती है, इसी से ऐसे, इसी से शाखा युक्त संरचनाएं निकली रहती है। इसी शाखा युक्त संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड बोलते हैं, डेंड्रॉइड, ठीक है। और इसी डेंड्रॉइड के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल करता है। सर कैसा इंफॉर्मेशन? आपने शक्कर खाया मीठा लगा आपको, आपने मिर्ची खाया तीखा लगा आपको, आपने करेला खाया कड़वा लगा आपको, ब्रेन बता रहा है ना मीठा है, तीखा है, कड़वा है। आपने आग के ऊपर हाथ रखा, जलन महसूस हुआ, सुई आपके उंगली पर चुभ गई, चुभन महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ, ये सिग्नल होता है, ये इंफॉर्मेशन होता है। ये इंफॉर्मेशन को कैरी कौन करेगा? जिस मांसपेशी के साथ वो न्यूरॉन जुड़ा है। तो न्यूरॉन के फ्रंटियल जो भाग होते हैं, ये जो फ्रंटियल भाग होते हैं, सामने वाले जो भाग होते हैं, इसी को बोला जाता है डेंड्रॉइड। यही डेंड्रॉइड जो होते हैं, शाखानुमा संरचना होती है, वो क्या करती है? न्यूरॉन के इंफॉर्मेशन को, सूचना को अपनी तरफ लाती है। तो डेंड्रॉइड बोला जाती है, इसको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अगला, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? सिंपल सा चीज था, कंडरा जोड़ता है क्या? टेंडन या उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, पेशी मसल बोलते हैं, या अस्थि बंध या फिर लिगामेंट, क्या जोड़ता है? तो लिगामेंट जो होता है बोन को जोड़ता है। बोन भैया आपका ऐसे बोन बने रहते हैं ना, बोन, ये बोन के बीच में ऐसे दोनों को जोड़ने के लिए ऐसे नीले कलर की एक संरचना पाई जाती है। ये जो होता है आपका क्या होता है? लीगामेंट कहलाता है। लीगामेंट, लीगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और हड्डी से मसल को कौन जोड़ता है? कमेंट करके बताना। हड्डी से मसल को, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला जो होता है क्या कहलाता है? इसी 4 ऑप्शन में मौजूद है वो, तो बताइएगा। लेकिन मैंने बता दिया, बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने वाला जो होता है लीगामेंट होता है। BLB वर्ड से आप याद रख सकते हो। LLB पढ़ते हैं, LLB की जगह BLB पढ़ना। अगला है, न्यूरॉन्स के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नर्वस? न्यूरॉन्स भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। सही बात है, न्यूरॉन का जब जन्म होता है एक्टोडर्म में होता है, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है। तो दूसरा है, आपको क्या पूछा, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला तो है। दूसरा, यह तंत्रिकी ऊतक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये टिश्यू सही है। नर्वस सिस्टम का जो न्यूरॉन होता है वही क्या करता है? सेल बॉडी बनाता है। सेल से क्या बनेंगे? टिश्यूज बनेंगे। तो सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और लाइक आप उसको देखोगे जैसे कि आपके शरीर में कोई भी जेनेटिक्स मान लेते हैं, जीन, तो एक डीएनए है, डीएनए क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होंगे, डीएनए के अंदर आपका जीन होता है। जीन ही क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है, जो ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह आपके अनुवांशिक गुणों को। सेम वही है, सेम इसमें भी आएगा। तो दोनों बात सही थी। तीसरा, न्यूरॉन्स कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। हाँ, 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की, सबसे बड़ी कोशिका एग ओवम की, सबसे छोटी कोशिका
शुक्राणु स्पर्म की, तो ये लंबी होती सही है, लंबी बोल रहा, बड़ी नहीं बोला, लार्जेस्ट बोल रही है, ठीक है, सॉरी लॉन्गेस्ट बोल रहा है, लार्जेस्ट नहीं बोल रहा, तो लॉन्गेस्ट सही होता, लार्जेस्ट बोलता तो हम ओवम को लेते हैं। उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता इनकी विशिष्ट गुण होता है। अब जिसको मैंने पढ़ाया होगा ना, ये आप सेंसिबल तरीके से इसका जवाब दे सकते थे ये सही है नहीं। आपके शरीर में उत्तेजना आई किसी को देखकर, या कुत्ते ने भौंका, आपके अंतर्गत आया ना कि मैं भागूं, तो किसके माध्यम से, न्यूरॉन के माध्यम से तो ट्रैवल करेगा, तो विशिष्ट गुण है कि नहीं उसका, है। संवाहकता क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी कर रहा है ना, मसल से अगर कोई पेन हो रहा है उसको ब्रेन तक ले जा रहा है, तो सही है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आप इसको बता पाओगे सही है। फिर शंकु न्यूरॉन्स का मुख्य हिस्सा होता है, नहीं, कौन हमारे इस न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता भैया, ये आंख वाले पार्ट में पाया जाता है। देन एक कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष, और क्या दिखा है, साखिक आदि न्यूरॉन्स का मुख्य भाग होते हैं। सेल बॉडी, एक्सॉन ब्रांच, इंग्लिश में आपको इजीली समझ में आएगा, सेल बॉडी होता है, एक्सॉन ब्रांच होता है, आर द मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, सही है। डेंड्राइट भी इसका पार्ट होता है, न्यूक्लियस भी इसका पार्ट होता है, तो ये सब पार्ट होते हैं, तो सही बात है। तो गलत कौन सा था, बस पांचवा, तो बाकी सब सही थे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवा, ये आपस में सभी सही बात को बता रहे हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी होगा। आप लोग बोलते हैं भाई, नाराज हो जाते हैं कि सर राइट का चिन्ह भी लगाया करें, राइट का चिन्ह भी लगाया करें। लो, अगर आपका ध्यान वीडियो मेरी बातों पर है, आप अच्छे से क्लास को समझ रहे हो ना, तो मैं राइट का चिन्ह भी नहीं लगाऊंगा ना, तो आपको माइंड में रहेगा कि हाँ, जो बातों को सही पूछ रहे सही बताएं कि नहीं, गलत पूछ रहे हैं गलत बताए कि नहीं। बट ठीक है, विजुअल रीडिंग भी एक चीज होती है, आदमी शायद बोल के ना समझे लेकिन देख कर समझ सकता है, तो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम बता भी देते हैं, टिक भी कर दे रहा हूं, ठीक। अगला है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग होता है, पोन्स इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, ब्रेन या हार्ट। तो पोन्स आपका होता है मस्तिष्क का, भैया मस्तिष्क का भाग होता है। मस्तिष्क के खुद के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो फ्रंट ब्रेन होता है उसे खुद के फिर 3 भाग, एक सेरिब्रम कहलाता है, सेरिब्रम, ठीक है, और पश्चिम मस्तिष्क का जो ये सबसे बड़ा भाग होता है, सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बोले या पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग बोले तो ये सेरिब्रम होता है। और पश्चिम मस्तिष्क का होता है सेरिबेलम, क्या होता है, सेरिबेलम, ये होते हैं। पश्चिम मध्य मस्तिष्क में केवल एक ही भाग होता है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क का एक ही भाग होता है और ज्यादा भाग नहीं होता। ये जो पोन्स होता है ना, यहीं पर पाया जाता है, पोन्स, पोन्स या पॉन्स बोलो, यहीं पर पाया जाएगा। देन आपका होता है मेड्यूला ऑब्लागेंटा, मेडुला ऑब्लागेंटा, यहीं से स्पाइनल कॉर्ड बनता है। तो इसके 3 पार्ट, इसमें सेरिब्रम और इसमें आपके डायनसेफेलॉन, सेफेलॉन, और एक भाग होता है सबसे फ्रंट का भाग घ्राण पिंड, हिंदी में बोलते हैं इसको घ्राण पिंड और इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ्लेक्ट्री बल्ब, क्या बोलते हैं, ऑफ्लेक्ट्री बल्ब बोलते हैं घ्राण पिंड, ये सूंघने की क्षमता को दर्शाता है। तो मस्तिष्क का भाग होता है पॉन्स, काम क्या रहता है, गहरी सांस, आप कभी ध्यान में बैठो तो गहरा सांस लेते हो ना, उसके लिए रेगुलेट करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, प्यूपिल होता है, पुतली तोती, कर्णवृत्त, ईयर, सीधी सी बात है, ईयर ही दिख रहा है तो यही नहीं होगा। कार्निया होता है, पक्षावी मांसपेशियां, सिलिएटेड मसल, तो सिलियरी मसल होता है ना भैया, जो आंखों के फोकस को बढ़ाता है कम करता है, बढ़ाता है कम करता है। आप दूर तक देख रहे हो फोकस को बढ़ा रहे, पास का देख रहे हो फोकस कम कर रहे हैं, जैसा भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है, तो ये भी पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्णवृत्त। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्णवृत्त। ये भाग नहीं है, हिस्सा नहीं है, ईयर कैविटीज होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर्स दैट मेडिएट रिफ्लेक्स एक्शंस एंड ट्रांसमिट इंपल्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू वेरियस पार्ट्स। मांसपेशी मसल के द्वारा, रिब केज के द्वारा, रिब केज मतलब आपकी पसलियों की जो हड्डी का जो जाल होता है उसके द्वारा, हार्ट के द्वारा या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो आपके ब्रेन से ना जो आगे की ओर बढ़ता है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड में, इसी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आप शरीर के अलग अलग भागों से क्या करते हो, सिग्नल्स को लेते हो और नर्वस के द्वारा आप ब्रेन तक पहुंचाते हो। तो स्पाइनल कॉर्ड वो काम करता है कि हर मसल तक अपना क्या करे, नर्व भेजे, अपना नाड़ी भेजे, तंत्र भेजे, और क्या करे, वहां पर होने वाली सारी उद्दीपनों को, सिग्नल्स को, इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचाए। तो स्पाइनल कॉर्ड राइट आंसर होता है। 31 नसें होती हैं इसमें, 31।
शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती थी? 31। यही क्वेश्चन आगे देखो। हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? 31। 31 पेयर में ये पाए जाते हैं। कितने के पेयर में पाए जाते हैं? 31 के पेयर में पाए जाते हैं। ध्यान में रखना 31। और ये जो होती हैं ये शरीर से आपके ब्रेन से आने वाली 12 प्रकार की जो नसें होती हैं उनके साथ 12 जोड़ी नसों के साथ मिलकर आगे की ओर बढ़ती हैं। तो हमारा जो ब्रेन होता है उससे 12 नसें और आती है। जैसे ये आपका ब्रेन है, मान के चलो ये ब्रेन ऐसे रहेगा, यहाँ से ना 12 नसें आपके ब्रेन से 12 नसें ऐसे निकलती है। और जो यहाँ से जब आपके स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है ना, तो यहाँ पर से जो 31 नसें होती हैं उनके साथ ये 12 नसें जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए अलग अलग पार्ट से जो सिग्नल आता है इन नसों के माध्यम से ब्रेन में जाता है। तो ये याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें पाई जाती है। अगला है न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? अभी मैंने पढ़ाया था न्यूरॉन्स में सामने की ओर शाखा जैसी संरचना होती है, क्या बोलते हैं? एंड बल्ब बोलते हैं? नहीं। अक्षतंतु बोलते हैं? नहीं, ये तो बीच में और आखिरी की ओर होता है। शाखिक डेंड्राइट बोलते हैं? सही। तो डेंड्राइट बोलते हैं। इंग्लिश नाम ही याद रखना आपको, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, डेंड्राइट बोलते हैं इसको। ठीक। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? सांस लेने को। अभी आपने बोला सर गहरी सांस के लिए पॉन्स काम करता है, पॉन्स आंसर में होगा तो मार देंगे क्या? हाँ, अगर ऑप्शन में आपको पॉन्स दिख रहा है तो आप पॉन्स को मारोगे, क्योंकि मैंने सांस को बताया अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, तो अनैच्छिक क्रियाएं आपके पश्च मस्तिष्क से रिलेटेड है, आपके बैकवर्ड ब्रेन से। तो उसमें क्या होता है? बैक ब्रेन में आपके सेरिबेलम होते हैं, पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, या फिर मेरुरज्जु बोलो, स्पाइनल कॉर्ड जो जुड़ता है वहां से। तो उनमें से जो एक होगा उसमें काम आता है। लेकिन सेरिबेलम आपके सांस से रिलेटेड नहीं होता। तो सेरिबेलम किससे रिलेटेड है भैया? आप जो चलते बोलते हो, आपके तंत्रिका तंत्र, जैसे भी आप कंकाल सिस्टम है ना, पूरा आपका कंकाल है जो आपको होल्ड करके रख रहा है आपके बॉडी पोस्चर को, वो सबको देखते हैं सेरिबेलम, तो वो उसमें नहीं आएगा। सांस से रिलेटेड पॉन्स मैंने पढ़ाया था। और अगर दूसरा पूछे सांस लेने के लिए तो आप मेडुला को आंसर लोगे। 3 पार्ट मैंने बताया जिसमें से सेरिबेलम नहीं आएगा बोला तो 2 ही बचे। गहरी सांस लेने के लिए बोले तब पॉन्स आता है, अदरवाइज आपका केवल मेडुला आता है, मज्जा, मेरुरज्जु। ठीक। मध्य भाग तो नहीं आता। तो मध्य भाग का क्या काम है? जितने भी स्वाद वाली चीजें होती ना, जैसे कि आप स्वाद ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, ये सारी चीजों को ये करता है मध्य वाला भाग। अगला भाग फ्रंट भाग, सोचने समझने, स्मरण शक्ति, याद रखने, किसी से प्रेम हो रहा है, किसी से डर लग रहा है, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, सब ये करता है अगला भाग। ठीक है, फ्रंट भाग, फ्रंट पार्ट बोलते हैं। तो याद रखना सांस लेने को कौन? या तो मेडुला या फिर पॉन्स। चलो, आंख की वह संरचना जो प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई विच वर्क्स रिफ्रैक्ट लाइट रेज एंड फोकस देम ऑन द रेटिना कॉल्ड? क्या करते हैं? कार्निया करता है, पुतली करता है, लेंस करता है, आइरिस करता है। सीधी सी बात है भैया, अपवर्तित कौन करेगा? रिफ्रैक्शन कौन कर देगा? तो लाइट का 2 फिनोमिना आपको मैंने बताया था। 2 फिनोमिना में एक बताया था मैंने रिफ्लेक्शन। क्या? रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन की बात आए तो मिरर याद रखना हमेशा, लेकिन जब रिफ्रैक्शन की बात है, रिफ्रैक्शन की बात है, तब याद रखना लेंस। तो जब भी रिफ्रैक्शन आता है तो लेंस होता है। तो यहां पर भी आपका राइट आंसर होगा लेंस। अपवर्तित, हमारी आंखों में उत्तल लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंखों पर, ठीक है, जो कि उल्टा और रियल इमेज बनाता है। तो कौन करेगा? लेंस करेगा। बाकी सब में तो यहां पर पुतली भैया देखने का मारा है। कार्निया, यहां पर आपका आंखों को जब ऑपरेशन होता है, किसी को दान दिया जाता है, नेत्रदान बोलते हैं, उसमें कार्निया का दान किया जाता है। वही पर्दा होता है जहां पर आकर वो बनता है, क्या बोलना चाहिए कि इमेज बनता है। अगला है, मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, उनके कार्यों का सही मिलान करो। ठीक है, फोर ब्रेन सामने का जो बोलते हैं हम लोग, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क को बोला जाता है। अब देखो अग्र मस्तिष्क में क्या कहेंगे? तो अग्र मस्तिष्क के मेरे बारे में मैंने बताया आपको, क्या कोई भी चीज सोचना है, कुछ समझना है, कुछ चीजों की याद करना है, तो आपको प्यार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये सब क्या करेगा? फ्रंट वाला। तो फ्रंट वाले इसमें क्या दृष्टि श्रवण से संबंधित, तो ये तो नहीं करता, दृष्टि श्रवण मध्य मस्तिष्क करता है। तो दूसरा का बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या आएगा? तो दूसरा देखो तो तर्क, हाँ, सोचना, स्मृति, समझना, भावना, विचार, निर्णय लेने, तो ए का 1 आएगा, सॉरी ए का 2 आएगा। क्योंकि भावना मतलब क्या भी है? भावना आपकी फीलिंग्स, किसी के लिए प्रेम है, किसी के लिए क्रोध है, फीलिंग ही है। तो ये सब है, निर्णय लेने, सोचने समझने की क्षमता, ये ठीक है। बचा सी का, तो सी का तीसरा ही हो जाएगा, पश्चिम मस्तिष्क। मेडुला ऑब्लिंगेटा पश्चिम मस्तिष्क में आता है। हृदय गति, हार्ट आपका अनैच्छिक रूप से कार्य कर रहा है, तो इनवॉलेंट्री जो भी एक्शंस है, इनवॉलेंट्री एक्शन सारे इसी के द्वारा रेगुलेट होते हैं। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है। आपका रेस्पिरेशन, श्वसन इनवॉलेंट्री है। तो ये पहला, ए का 2, बी का 1, सी का 3। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक। अगला,
इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट तापमापी निहित होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज द थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेंट? पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड या हाइपोथैलेमस? जिनको मैंने पढ़ाया है, जो मुझसे पढ़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि डायनसेफेलॉन या डाइसेफेलॉन, उसके अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक थैलेमस है ना हाइपोथैलेमस। थैलेमस बाहरी रूप से सर्दी गर्मी का एहसास कराता है, दर्द का, और हाइपोथैलेमस आंतरिक रूप से। तो ये पूछ रहा है ना, मानव शरीर का बोल रहा है, मतलब आंतरिक रूप से पूछ रहा है आपको, तापमापी कौन होगा? तो हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। थायराइड तो ग्लैंड है, एक थायरॉक्सिन हार्मोन आएगा, इसका आपके ब्रेन से कोई लेना देना नहीं होता इस चीज का, तो ये ध्यान में रखना। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो, और जो स्टूडेंट्स और भी अच्छे तरीके से इन चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। उस कोर्स में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रयोगशाला परिचालक से रिलेटेड केवल उसी को ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को पढ़ाया हुआ है, तो आप उस कोर्स को परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? इनवॉलेंट्री एक्शंस, सॉरी ऐच्छिक बोल रहा है, मतलब वॉलेंट्री एक्शंस कौन सा नहीं है? वॉलेंट्री मतलब जिसमें आपका कंट्रोल हो, जैसे मैं हाथ ऐसे घुमा रहा, इसमें मेरा कंट्रोल है, बोलने पर मेरा कंट्रोल है। तो कुर्सी का घूमना कंट्रोल कर सकते हो आप, हृदय का धड़कना कंट्रोल करोगे कि नहीं करोगे? तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ये तो इनवॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं, तो आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। पहले बंद करना, स्टॉपिंग फर्स्ट, किसी वस्तु पर बात करना, ये सब क्या है? वॉलेंट्री। आप चाहो तो करोगे, नहीं चाहो तो नहीं करोगे। लेकिन हृदय का धड़कन लगातार वो क्या होगा? धड़कते रहेगा, हार्ट बीट लगातार चलता है। अगला है ईसीजी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ईसीजी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका नाम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। शायद मैंने किसी वीडियो में इको बोला था, उसको याद रखना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे जो शरीर में होती है उसके माध्यम से चलता है। तो ईसीजी हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, ठीक है। ईसीजी का पूर्ण नाम इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम होता है, सही बात है। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इलेक्ट्रो आना चाहिए वहां पर, ओ की मात्रा आएगा। इसका उपयोग, तो दोनों बात सही है। हमको कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा, तो दोनों तो सही है, चलो ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इसका उपयोग हृदय की समस्या का निदान करने में होता है। इट इज यूज्ड टू हेल्प डायग्नोस हार्ट प्रॉब्लम, सही बात है। आपका हार्ट का कौन से चैम्बर, अलग अलग सिग्नल होते हैं इसमें, अल्फा बीटा डेल्टा, उसमें से किसमें फॉल्ट आ रहा है, कौन से वॉल्व में फॉल्ट है, ये सब बताता है, तो सही है। हृदय की धड़कन की दर और रिदम की जांच करता है, हाँ करता है, जिसी के माध्यम से बताता है कुछ बीमारी है कि नहीं, जिससे असमानताओं का पता लगाया जा सकता है। तो चारों बात सही था। हृदय की संरचना की गहराई से जांच करता, नहीं, संरचना स्ट्रक्चर पर वो बात नहीं करता, उसका जो काम है धड़कने का वो सही से कर रहा है कि नहीं, इस पर बात करता है, इसकी जांच करता है। तो पांचवा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत था। कौन सा सही नहीं है पूछा, तो पांचवा आपका सही नहीं है, ये आपका गलत बात था। तो यही आपका केवल फिफ्थ राइट आंसर होगा। बाकी सब हृदय से रिलेटेड सही बातें थी, जो कि ईसीजी पर बात कर रहे थे हम लोग ना, ईसीजी पर बात कर रहे थे, तो ईसीजी के लिए सब सही था। चलो, हमारी आंखों में लेंस का काम है। द फंक्शन ऑफ द लेंस इज आवर आईज इज, लेंस क्या करता भैया? इमेज ही तो बनाता है, दूर पर है तो छोटा बनेगा, पास में है तो बड़ा बनेगा। तो क्या करता है? फोकस को मैनेज करता है ये। तो आंखों को ढकता क्या? नहीं करता। मस्तिष्क को छवियों को संदेश भेजता कि नहीं, वो तो नर्वस सिस्टम का काम है, न्यूरॉन्स का काम है। आंखों की फोकस दूरी कब बदलना, हाँ ये करता है, यही काम तो करता है वो। और इसके लिए एक चीज लगा होता है, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी ही उसी को, लेंस को आगे पीछे ऊपर नीचे करती है, फोकस दूरी को बदलती है। तो आंख की फोकस दूरी बदलना लेंस का काम होता है। चोट से आंखों की सुरक्षा करना, नहीं, ये सब काम नहीं है उसका। ठीक, तो समझ में आया होगा, ऑप्शन सी आपका लेंस का काम। अगर लेंस का एक्चुअल काम यही होता है, चित्र बनाना, फोकस दूरी को कम ज्यादा करना, और उसके लिए उसके हेल्प के लिए एक मसल होता है जिसको सिलियरी बॉडी बोलते हैं। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती क्या कहलाता है? तो कहां होगा भैया? कचाप पिंड, अंध क्षेत्र, गर्तिका या कोलेरॉइड, कहां होगा ये? तो ये होता है आपके गर्तिका में, एक्सिला में। ये एक्सिला एक पॉइंट है, यहां पर क्या होता है कि आप जितना भी देख रहे हो रेटिना, हमारे आंखों की बात करो, उसमें पर सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, दृष्टि सर्वाधिक है, तो वो आपका एक्सिला वाला भाग होता है। क्या वाला भाग होता है? एक्सिला वाला भाग होता है। ये वाला याद रखना, अगर इवन ऑड केस में पूछ दे तो ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है? द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परिवर्तन? अभी मैंने बताया, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताना। 19वां का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किस सिद्धांत पर काम करता है। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा प्रकीर्णन पर, परिक्षेपण पर। परिक्षेपण मतलब डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, किस पर काम करता है? 19वां का आंसर बताइएगा। 20वां, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है?
बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, इसका होता है 25 सेंटीमीटर। आपके व्यापम में भी ये प्रश्न एक बार आया हुआ है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेकंड होती है भैया। 25 सेकंड तक ये आपके आंखों आपकी जो आंख है स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब ये मत कहना कि सर मैं तो मोबाइल को यहाँ पर रखकर चलाता हूँ फिर भी मुझे आपके वीडियोस दिखते हैं, आप जो पढ़ाते हो सब दिखता है, या फिर अदर जो भी चीजें आप देखते हो दिखता है। तो भाई आप अपने आंखों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अभी आपको दिखेगा, बाद में चलकर आपकी फोकस दूरी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा, फोकल लेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। तो स्पष्ट रहे तो आपको 25 सेंटीमीटर कम से कम इतनी दूरी पर रखकर किसी भी चीज को देखना चाहिए। आगे निम्न कथनों पर विचार करें, और अगर किसी के मन में आ रहा होगा कि मैक्सिमम दूरी क्या है सर, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? अधिकतम इन्फिनिटी है, अनंत तक। आप आसमान के तारों को क्यों देख पा रहे हो, चांद को क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि आपकी दृष्टि की जो क्षमता है ना, आप बहुत दूरी तक देख सकते हो, इसलिए इन्फिनिटी याद रखना अगर अधिकतम दूरी पूछे तो। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दिया है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में मायोपिया ही कहते हैं। पास की चीजें तो साफ दिखती लेकिन दूर की चीजें धुंधली दिखती है। करेक्ट है। मायोपिया में क्या होता है, आप पास की चीजों को इसलिए देख पाओगे लेकिन दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक बात था। निकट दृष्टि दोष जो मायोपिया होता है उसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सही है। कैसे याद रखोगे? पास आओ करके याद रखना। क्या? पास आओ। अभी मैंने बोला कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें, पास की चीजें दिखाई देती है, पास की चीजें दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में, नियर साइडनेस में। तो मतलब पास आओ बोलोगे ना, आपको दूर का दिख ही नहीं रहा। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता, तो आप किसी क्या बोलोगे? पास आओ बोलोगे ना। तो पास आओ से याद रखना, पास से याद रखना निकट। निकट दृष्टि दोष में आओ, आओ मतलब आओ से याद रखना, आ से अवतल, आओ अवतल, आओ अवतल, हिंदी में अवतल, इंग्लिश में अवतल को ही कॉनकेव बोला जाता है। तो कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। सही बात था, ये राइट था ये भी। दूरदृष्टि दोष का हाइपरोपिया भी कहते हैं। हाँ, उसको हाइपरोपिया बोलते हैं। सही बात है। इसमें दूर की चीजें साफ दिखती हैं लेकिन पास की धुंधली। सही है। इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का नहीं, अवतल को तो इसमें करते हैं, इसमें क्या करते हैं? उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो भैया सही क्या था आपका? 1, 2 और 3 सही था। गलत क्या था आपका? चौथा था। पूछा क्या था? विचार करिए। तो निम्न में से सभी कथन सत्य नहीं, 1, 2 और 3 सत्य। हाँ, 1, 2 और 3 ही सत्य है, चौथा गलत है। उत्तल लेंस का यूज करते हैं उसमें दूरदृष्टि के लिए। तो दू से ऊ आ रहा है, ऊ वर्ड किस में आता है? दूर ऊ वर्ड आता है उत्तल में, तो उससे उत्तल याद रखना। अगला है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए ना भैया टोटल 6 मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में। हमारी आंखों पर टोटल 6 ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो नेत्र गोलक को, जो हमारी आंख का जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, उसको कंट्रोल करता है। इसके लिए नाम याद रख सकते हो आप लोग। मिडिल, एक होता सुपीरियर, इंफीरियर, एक होता लेटरल। ठीक है। सुपीरियर से एक और नाम होता है सुपीरियर ऑब्जेक्टिव शायद होता है, और एक इंफीरियर ऑब्जेक्टिव होता है। एक सेकंड में देख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक। ठीक है। सुपीरियर, इंफीरियर, ऑब्लिक, ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक। शायद राइटिंग समझ में ना आया तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। 6 प्रकार के टोटल होते हैं आपके नेत्र गोलक को। जो आई बॉल होता है ना, हमारा आंख का जो गोलाई है, इसको कंट्रोल करने के लिए 6 आपके अलग अलग मसल होंगे। उनमें से एक होता है मिडिल, एक होता है लेटरल, रेक्टस कहलाते हैं। रेक्टस वर्ड भी याद ही रख लो। चलो, मिडिल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। सुपीरियर एंड इंफीरियर। और इसी के बाद 2 और होते हैं, जो होते हैं सुपीरियर ऑब्लिक और एक इंफीरियर ऑब्लिक। सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक क्या करेंगे? कोनों को दर्शाते हैं, कोनों को। ठीक है। एक तो हो गया मिडिल वाला पार्ट, एक लेटरल भाग हो गया। ठीक है। एक सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया। कोनों के लिए एक होता है सुपीरियर ऑब्लिक और एक इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये टोटल 6 मांसपेशी होते हैं जो आपके नेत्र गोलक को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। शायद ये वाला पॉइंट नहीं रहा हो तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग। अगला, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ब्रेन का। सिंपल सी बात है, आपके शरीर का ये 1 से 2% होता है। किसी भी मनुष्य के शरीर का ये 1 से 2% होता है। ऑप्शन दिए शरीर के कुल वजन का 2% सही है,
कुल वजन का 8% नहीं, 12% नहीं, 15% नहीं, केवल 2%। शरीर के वजन का केवल 2% होता है, ठीक है, 1 से 2% तक होता है। और नंबर में बोला जाए तो 1300 ग्राम जो होता है लड़कियों का और लड़कों का 1350 ग्राम के आसपास होता है, या 1350 ग्राम और 1400 ग्राम ऐसे होता है, 50 ग्राम का डिफरेंस होता है। तो ये होता है ब्रेन का वेट, पूछा जाता है 1 से 2% आपको याद रखना है। अब वो आपके वेट पर डिपेंड करेगा कितना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। सही है, उल्टा ही होता है वो, अभी मैंने बताया था उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दोगुना होता है। नहीं, बहुत छोटा बनता है वो तो। बिंदु आकार प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता नहीं होता भैया। रेटिना पर निर्मित आधा होता नहीं होता, बहुत पॉइंट साइज का होता है, एकदम छोटे साइज का होगा, ये इतने साइज का आपके रेटिना पर बनेगा। और ये फिर आपको ब्रेन में जाता है उल्टा, हमको सीधा दिखाई देता है। इन्वर्टेड के साथ साथ ये रियल भी होता है। क्या होता है? रियल इमेज बनता है, वास्तविक हमको चित्र बनता है, आभासी नहीं बनता ही। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सेरिबेलम? सेरिबेलम के बारे में कौन? ये पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है, सही बात है ये तो सही नहीं है पूछा तो ये तो सही भाग था, ये तो सही बात है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग, जिसमें से एक सेरिबेलम होता है, दूसरा पॉन्स होता है, तीसरा मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, सही है। पश्च भाग का तो पीछे ही होगा। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग होता है, लगभग 25%। नहीं, गलत बात है ये तो। यही पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ये छोटा भाग नहीं होता, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग है। ये दूसरे नंबर का, पूरे ब्रेन के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग बोले तो आपको कौन सा लेना? अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम। ये लगभग 11% के आसपास होता है, 25% नहीं होता है, लगभग 11% होता है। सबसे ज्यादा भाग किसका होता है भैया? वो 70 से 80% होता है आपके सेरिब्रम का, फ्रंट ब्रेन का, जो प्रमस्तिष्क बोलते हैं ना हम लोग, वो होता है फोरहेड। जो सेरिब्रम जो होता है वो कितना होता है? 70 से 80% होता है, 11% होता है। सोचने समझने का जो काम कर था भाई, तो ये काफी छोटा, ये गलत है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स। तो ये 3 भाग तो इसमें होते हैं। खुद सेरिबेलम के अंदर अगर पढ़ने जाए तो ये 3 भाग होते हैं। अगला है तो 11% होता है, याद रखना। और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, तो छोटा तो होता होगा नहीं है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितने देर तक रहता है? आप जो भी चीजें सुनते हो ना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और आपके माइंड में वो जा रहा है, तो कितने समय तक रहेगा? तो 10 बोलता हूं, 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक रहता है। और यही किसके इक्वल टू होगा? 0.1 सेकंड के। ऑप्शन ए में दिख रही 1/10 मतलब क्या होता है? 0.1। तो 0.1 सेकंड तक के लिए संवेदनाएं होती है। और इतने ही समय में आपकी आवाज अगर आप तक लौट के आ रही ना, तो आपको इको सुनाई देता है। इको, प्रतिध्वनि। इको कैसे? मतलब मैंने अपना नाम चिल्लाया आकाश करके, अब वही आकाश 3 बार 4 बार 5 बार जब दोहराने लगे ना, आने लगे मेरे कान पर, तो वही इको कहलाता है। तो उसके लिए जरूरी होता है 0.1 सेकंड के अंतर्गत वो मेरे कान तक पहुंच जाए। अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कलर विजन? रॉड की कोशिकाएं, कोन कोशिकाएं, ऑप्टिक डिस्क और आइरिस। इनमें से जो विशेषकर वर्ण दर्शन, जो कलर विजन होता है ना, कलर विजन के लिए जो विशेष होता है वो कौन? वैसे तो रॉड एंड कोन दोनों आते हैं, लेकिन विशेषकर जो होता है कलर के लिए वो आपकी कोन वाली होती हैं, जो 3 प्रकार के रंगों को देख पाती है। विशेषकर जो मूल रंग बोलते हैं ना हम लोग, जो मूल रंग की बात करते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, लाल, हरा, नीला, ये तीनों को यही देखता है शंकु शैल, कोन शैल। अगला, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज इन ग्राम्स? कितना होता है? अभी मैंने बताया था कितना भी है, 1200 से 1400 ले लो, क्योंकि मैंने आपको 1300 और 1350 ग्राम बताया था। तो 1200 से 1400 के बीच में ये होता है, और परसेंट में 1 से 2%। अगला प्रश्न, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद कौन करता है? रेटिना करता है? नहीं, इस पर तो चित्र बनता है। पूरा आई बॉल करता है? नहीं भैया, लेंस करता है। हाँ, लेंस में तो करता है, लेकिन लेंस की फोकस दूरी। तो इसके लिए मैंने एक चीज बताया था, क्या? सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी समायोजित करने में मदद करता है। लेंस का काम खुद है कि फोकस दूरी को बढ़ाए या घटाए, वो उसका काम है, लेकिन उसको समायोजित करने में मदद कौन करता है? पूछ रहा, मदद सिलियरी बॉडी करता है, सिलियरी बॉडी। अगला, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है अच्छा, और यही वाला जब बिगड़ जाता है ना, तो आपको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइप्रोपिया, इसी कारण होता है सिलियरी बॉडी के डैमेज होने से। और वक्त के साथ जब आदमी बुजुर्ग होते जाता है तो वो नरम पड़ जाता है, काम नहीं कर पाता।
अगला है तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, द नेचर ऑफ ऑप्टिक इंपल्स इज, क्या होती है, इलेक्ट्रिक होती है, केमिकल होती है, फिजिकल होती है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल होती है। तो हमारे शरीर की इलेक्ट्रोकेमिकल होती है। कारण क्या है, हमारे शरीर में भी हम जो भी खाते हैं केमिकल फॉर्म में वो जाता है, और वो केमिकल फॉर्म में जाकर हर सेल में जाता है, वो हर सेल में जाता है, और हमारे हर सेल के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इंपल्स होता है, चाहे वाला हमारा हार्ट हो, चाहे हमारे रोम छिद्रों से निकले हुए बाल हो, जो हमारे हेयर होते हैं ना, उनमें भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, क्या, इंपल्स। तो ये ऑप्टिक इंपल्स जो होते हैं ना, तंत्रिका आवेग जो रहते हैं, वो होता है आपका जो नर्व्स इंपल्स होते हैं, वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल, केवल इलेक्ट्रिकल नहीं होता, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। अगला है, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान क्या कहलाता है, डेंड्रॉइड कहलाता है, साइनेप्स कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है, या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या कहलाता है, कमेंट करके बताना। ये मैंने बताया था, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा, ये क्या कहलाता है, ध्यान में रखना, कमेंट करके बताना। पहले ही क्वेश्चन में इसके बारे में मैंने चर्चा किया है। तो 19वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना था, और ये 31वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। नहीं पता हो तो अगले वीडियो में बताऊंगा ही क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क के लिए कौन सा सही नहीं है, बोल रहे हैं शरीर का संतुलन बनाए रखता है, सही बात है। मैंने बोला था आपके कंकाल पेशियों को नियंत्रित करता है, तो सही है ये तो। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, बुद्धिमत्ता इत्यादि नहीं। जहां पर बोलने, देखने, सूंघने की बात है, ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है, तो यही आपका सही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सही बात था, ये भी सही बात है। ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन बी ही गलत है। तो ये किसका काम है, मिड ब्रेन का काम है, मिड ब्रेन का काम होता है ये सब देखना, ठीक। अगला, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक। सीधा तो बनेगा नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो गए, उल्टा ही बनेगा, सही बात था। लेकिन कैसा बनता, रियल बनता, मैंने बोला था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 34, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। स्वैच्छिक मतलब बताइए, वॉलंटरी मसल्स एक्टिवेट होती, कहां पर होंगी, किस कामों में होंगी, मेढक का कूदना, तो कूद रहे ना, तो मेढक जानबूझकर कूद रहा है, उसको तो पता मुझे कूदना है, तो ये वॉलंटरी है, सही है। पेट में भोजन की गति, मूवमेंट ऑफ फूड इन स्टमक, ये वॉलंटरी नहीं हो सकता। पेट आपने खाना खा लिया, आपका काम था, वो खाना खाने का काम वॉलंटरी था, लेकिन कैसे पचेगा, कहां मूव करेगा, ये वॉलंटरी नहीं होता, तो ये नहीं हो पाएगा। हृदय का धड़कना, ये वॉलंटरी होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, तो इनवॉलंटरी एक्शंस है। पाचन भी इनवॉलंटरी में आता था, हाथ से लिखना ये वॉलंटरी है। तो ए और डी ऑप्शन सी में दिया, ए और डी, ये ए और डी जो होता है ये वॉलंटरी है भैया, क्या है, वॉलंटरी है। स्वैच्छिक मांसपेशियों के द्वारा ये कार्य किया जाता है, मेढक का कूदना या हाथ से लिखना। बाकी बी और सी इनवॉलंटरी थे। अगला प्रश्न है, पिन्ना खालिस्तान का भाग है। पिन्ना क्या होता है, पिन्ना इज अ पार्ट ऑफ, किसका भाग होगा, सोचो जरा, पिन्ना किसका भाग हो सकता है। अब ये जो पिन्ना होता है ना, बेसिकली इसी नाम से आपको याद रख लेना इसको, ये आपके, एक सेकंड, आप ईयर पियरिंग कहलाते हैं और नोज पियरिंग कराते हैं। नाक में भी छेद करवाते हैं आप नाक में पहनने के लिए, और कानों में पहनने के लिए कानों में भी छेद कराया जाता है। तो ईयर पियरिंग भी होता है, नोज पियरिंग भी होता है, दोनों में होता है पियरिंग। तो पियरिंग से पिन्ना वर्ड याद रखना। और मैंने बोला कि आप जो सुनते हो, नाक से केवल सूंघने का काम कर रहे हो, सुनने का काम, आप नहीं भी चाहोगे तो भी आप सुगंध लोगे, क्योंकि आप सांस ले रहे हो। लेकिन आप नहीं चाहोगे तो सुनने के लिए आप अपनी कानों को बंद कर सकते हो, ठीक है, स्पेशली बता रहा हूं, नाक बंद कर दोगे तो जी आप सांस कैसे लोगे, लेकिन कान बंद करके सुनने को आप रेगुलेट कर सकते हो। तो पिन्ने को वहीं से याद रखना, कान बंद करने से, तो कान में छेद कराते हैं उसको पियरिंग से याद रखना। पिन्ना किसका बाह्य भाग होता है, तो कान का बाह्य भाग होता है, पियरिंग बाह्य भाग में ही कराते हैं कान के, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, कान का बाह्य भाग। अगला है, रॉड और कोन पाए जाते किसमें, ये तो अभी मैंने पढ़ाया था, रॉड और कोन ये दोनों क्या है, प्रकाश संवेदी सेल होते हैं। मतलब
लाइट के प्रति ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं किसमें, आंखों पर। तो ये आंखों पर पाए जाते हैं। लाल रंग का कलर है कि हरे रंग का कलर है, ये सब ये बताएंगे रोड एंड कॉन्स। तो रॉड कोशिकाएं तो कम बताती है, कॉन्स ज्यादा बताती हैं। आगे है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील है और रंग संवेदना प्रदान करती। तो अभी मैंने बताया रंग के प्रति कौन होगा आपका, सीधी सी बात है शंकु होगा। कौन होगा, शंकु होता है, मैंने बताया था। तो शंकु को ही याद रखना। शंकु कहां पर दिख रहा है, देख लो, कोन वाला यहां पर दिख रही है, यही होगा। शंकु के आकार की कोशिकाएं जो होती है, कोन जो शेल्स होते हैं वो रेटिना पर मौजूद होते हैं और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और रंग संवेदना प्रदान करती है। तो प्रकाश के प्रति तो ये रॉड वाले भी होती है, शलाका भी होती है, बट शलाका जो होती है ये आपके रंगों को नहीं बताएंगे। कौन बताएगा, कोन वाला बताता है। 3 रंग, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये मूल रंगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है और इन्हीं से तो बाकी रंग मिलकर बनते हैं। तो सी आपका राइट आंसर था। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बनता है। विच पार्ट ऑफ द ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो ये होता है कॉक्लिया, कर्णपटही झिल्ली, श्रवण नलिका या फिर कर्णपाली। क्या होता है 38 का। तो क्लॉक्लिया जो होता है, क्लॉक्लिया जो क्लॉक्लिया होता है, ये आपके क्या होता है, आप कॉल में रहते हो, कैसे याद रखोगे, कॉल में क्या करते हो, कॉल में आप बोलते हो ना भैया, बोलने के बाद मोबाइल में कैसे जाता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में जाता है। तो कॉल में ही ये चीजें बदलती है, ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदला है। कौन, कॉल्क्लिया, ठीक है। अब ये विद्युत संकेतों में तो हमारे शरीर के अंतर्गत ब्रेन में किस में जा रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में बजा रहा था ना। तो आप कानों से तो सुन रहे हो ध्वनि के फॉर्म में, लेकिन ब्रेन में कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल के फॉर्म में, इसलिए लिखा है इलेक्ट्रिक सिग्नल, कंफ्यूज नहीं होना। तो कॉल्क्लिया, तो कॉल से याद रखना, कॉल में बात करते सुनते हैं तो कान में ध्वनि जो आ रहा है और फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है। अगला है, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है, हैमर, कर्णपाली, कर्णपटी झिल्ली या तंत्रिका। तो ये झिल्ली जो होता है ना, इसी ईयरलोब के माध्यम से क्या होता है, वो कर्णपटी झिल्ली बोलता हूं जी, ईयरलोब यहां पर भी दिखा है, दोनों जगह सेम हो गया। कर्णपटी झिल्ली नहीं होता, ये आपका क्या होता है, सॉरी कर्णपटी झिल्ली होता है, ये इंग्लिश नेमिंग गलत है इसका। इसका होगा आपका थाइहोमिक, ऐसे कुछ नाम होता है इसका इंग्लिश में, आगे लिखा होगा तो मैं देखकर आपको बताता हूँ। कर्णपटी झिल्ली जो कान के पास का होता है ना, इसलिए बोलते हैं ये टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या होता है, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन है यही क्या होता है, साउंड को वाइब्रेट करता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप जैसे मेरी आवाज को सुन रहे होगे, आपने ईयरबड्स या ईयरफोन लगाया, नॉर्मल रूप से आप सुन रहे हो, तो आपके कान की जो झिल्ली होती है ना, एरोलोब नहीं कहलाता, वो कर्णपाली कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपके टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये जो टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होने के कारण हमको क्या होता है, सुनाई देता है। तो कर्णपटी झिल्ली आपका राइट आंसर होता है, कर्णपटी झिल्ली। इसलिए देखना, किसी को बहुत जोर से यहाँ पर अगर मार पड़ता है या टकरा जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सुन्न जैसे महसूस होता है, या फिर उसके कान थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, उनको सुनाई देना कम हो जाता है, ये झिल्ली डैमेज हो जाता है। तो ध्यान, इसलिए बोलते हैं कान के पास नहीं मारना चाहिए, इसी के कारण डैमेज ना हो जो। क्या, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, एरोलोब नहीं होगा, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, कर्णपटी झिल्ली कहते हैं। अगला है, कार्टी अंग का संबंध है किससे है, ऑर्गन ऑफ कार्टी इज रिलेटेड टू, सुनने से, लैक्टिक एसिड से, देखने से या संतुलन से। तो ये होता है भी आपके सुनने से रिलेटेड है कार्टी। तो कार्टी हो गया, कॉल्किया हो गया, ये सब कान से रिलेटेड चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, सुनने में, संकेतों को बदलने में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम का क्या होगा, पिन्ना होगा, कंबुकर्णी नली होगी, कर्णपटी झिल्ली होगी, कॉल्क्लिया होगा। क्या कहलाता है, तो कर्णपटी झिल्ली टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन कहलाता है ईयर ड्रम। सर ये ईयर ड्रम क्यों कहलाया, अभी मैंने बोला ना, ये झिल्ली के समान है। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे आप मारो अपने कान को हल्के से, तो फट से आवाज आता है, हल्का सुनने लगता है, वो क्या है, ड्रम ही तो है। आप कुछ किसी के कान में जोर से चिल्लाओ तो जिसे खुजली टाइप का महसूस होता था बचपन में, क्यों, ड्रम है, वो वाइब्रेट करता है। ड्रम बजाने से वाइब्रेट के कारण ही तो आवाज उत्पन्न होता है, इसलिए ईयर ड्रम क्या होता है, कर्णपटी झिल्ली को ही बोला जाता है ईयर ड्रम, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। और किसी को जोर से यहाँ पर कान की पर्दे फट जाते, बोलते हैं ना, जोर से मारने से यही कान का पर्दा यही है जो फट जाता है, ईयर ड्रम डैमेज हो जाता है, तो सुनाई नहीं देता, फिर वो वाइब्रेशन वहां पर क्रिएट नहीं हो पाता और व्यक्ति सुनना धीरे धीरे कम हो जाता है, उसकी सुनाई देने की शक्ति जो होती लेस हो जाती। अगला है, ऑल्फैक्टरी शब्द किससे संबंधित है। अभी मैंने जब घ्राण पिंड वाला शब्द बताया था, घ्राण पिंड बोला था, ऑल्फैक्टरी बल्ब, और उसका काम क्या होता है, घ्राण पिंड का सूंघने का ही काम होता है। तो द टर्म ऑफ ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, श्रवण से, हियरिंग से,
नहीं, हियरिंग से नहीं है, दृष्टि विजन से नहीं है, टच से नहीं, स्मेल से है। ऑल्फैक्टरी, तो फैक्ट्री वर्ड से याद रखना, फैक्ट्री से बहुत गंदे स्मेल आते, तो स्मेल से गंध याद रखना, ऑल्फैक्टरी। और हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला इससे संबंधित अंग होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, घ्राण ब्रेन। अगला है मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा जी। अभी मैंने पढ़ाया था कितने भाग होते हैं और कौन से भाग में और कौन कौन से अंग होते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो 19वां, 31वां और 43वां को क्वेश्चन बताइएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभाने पर दर्द नहीं हुआ, स्किन पर, ये तो होता ही है, तभी तो हम दर्द का अनुभव करते हैं। हृदय, हार्ट पर होगा ही होगा, आंखों पर होगा ही होगा, ब्रेन पर नहीं होता। किस पर नहीं होता, ब्रेन पर नहीं होता। तो किस पर दर्द नहीं होगा, तो ब्रेन पर दर्द नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन। किस अंग को सुई चुभाने पर दर्द नहीं होगा, ब्रेन। अब कारण पूछोगे, किसी के मन में आ रहा होगा कारण क्यों नहीं होगा, वहां पर न्यूरॉन्स अलग अलग अंगों के लिए फैले हुए हैं, वहां पर खुद का न्यूरॉन का सिग्नल नहीं पहुंचता है, इसलिए वहां पर दर्द नहीं होता। सही जोड़ी का मिलान करना, अग्र मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क क्या क्या काम है, अलग अलग नामों के आधार पर दे दिया है। तो अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन के बारे में मैंने बताया था, फ्रंट ब्रेन के बारे में बताया था। इसमें सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस पाए जाते हैं, तो ये तो लिखा है, ये तो सही हो गया। और ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो होते हैं ना, ये दोनों एक भाग में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन बोले या डाइसेफेलॉन बोले, एक ही चीज होता है। तो ये हाइपोथैलेमस और थैलेमस उसमें पाए जाते हैं। इसका एक और भाग होता है घ्राण फीड, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब ये सबसे पहला भाग होता है, BULB, बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ठीक है, इसमें हो तो पहला का तो एक सही है, दो जगह दिया है, तो बाकी दो तो पहले ही गलत हो गए। तो ए होगा, ये तो डी होगा। दूसरे का देखो, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, टैगमेंटम। आपको शायद मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ाया हो, तो आपको पता ना हो ये होगा कि नहीं। तो तीसरा देख लो, हिंड ब्रेन, पश्च ब्रेन, अनुमस्तिष्क, मज्जा और पहुंच। तो ये तो मैंने पढ़ाया। तो सी का 3 कहाँ दिख रहा है, यहीं पहले वाले में दिख रहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये मिड ब्रेन का आप याद रख लेना, टेक्टम और टैगमेंटम, टैगमेंटम। कभी कभी एकदम डिटेलिंग में पूछा जाता है ब्रेन के बारे में, तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। 10th स्टैंडर्ड का आपको पूछा गया है ना, तो इतना भी डिप नहीं जाएगा वो, तो ये ध्यान में रखकर चलना। तो टेक्टम एंड टैगमेंटम जो होता है, इससे मिलकर आपका मध्य भाग बनता है। तो एक का ए का 1, बी का 2 और सी का 3 सही था। अगला है हिस्टामिन किस प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर। अभी मैंने पढ़ाया था पहले ही क्वेश्चन में, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, सिग्नल को ले जाने का काम करता है, तंत्रिका है। ठीक है, तो ये हिस्टामिन किस प्रकार का है, एमिनो एसिड वाला है, एमिनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर है, मोनो एमिनो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये पेप्टाइड है, या फिर नन ऑफ द अबो है। तो ये होता है आपका मोनो एमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर। मोनो एमाइंस मैंने बोला ना, जो भी सिग्नल होगा इलेक्ट्रोकेमिकल के फॉर्म में होगा। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल तो होते हैं हमारे शरीर में, केमिकल क्या है, जो हम केमिकली खाने के बाद जो हमारे शरीर में पाचन होने के बाद जो स्टोर होता है ना, वो सब। तो एमिनो जो एसिड होता है उसका, और जो सबसे छोटा भाग होता है एमाइंस, मोनो एमाइंस, ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाता है। और ये किस में जाता है, हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो होता है ना, हमारे ब्रेन को जागृत रखता है, जगा कर रखता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, H1, H2, H3, अलग अलग है, आपको उतना डिटेलिंग नहीं जाना है। हिस्टामिन किस प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, तो मोनोअमाइंस टाइप का। किस टाइप का, मोनोअमाइंस टाइप का ये होते हैं, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के जोड़ को क्या कहा जाता है, कार्पस कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, या टेंडन कहते हैं। साइनेप्स ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ आपको पहले। दो तंत्रिका आपस में जब जुड़ते हैं तो साइनेप्स कहलाता है। अंतर्ग्रथन के माध्यम से तो क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंपल्स जाता है। पहले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया था, शायद 31 नंबर का या 19वें नंबर का क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था। साइनेप्स उसका आंसर होगा। चलो, एक आंसर तो आपको पहले ही पता चल गया। 48, मानव आंख में अंध स्थल किस स्थान पर स्थित होता है, वेयर इज द ब्लाइंड स्पॉट लोकेटेड इन ह्यूमन आई। सिलेरी मांसपेशियों का बायोचर, ऑप्टिकल तंत्रिका और रेटिना का जंक्शन, आंखों के लेंस का केंद्र, या कार्निया का दोनों छोर। जो ये ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहा ना, एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले, सर्वाधिक कहां पर होता है, गर्तिका मैंने पढ़ाया था। ठीक है, वैसे ही जब ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं ना, तो जब दो चीज जुड़ते हैं, जब आपका आई का जो सेगमेंट है या फिर हिस्सा है, वो जब नर्वस सिस्टम से जुड़ रहा होता है ना, वो ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो वो आपका आएगा ये ऑप्टिक नर्व और आपका रेटिना का जो जंक्शन होता है, वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। वहां पर किसी भी प्रकार का इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, वहां पर कोई भी आपका जो रोशनी है वो नहीं पहुंचता है, सिग्नल्स के माध्यम से वो ट्रैवल करता है, तो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। आंखों के लेंस इसी के द्वारा तो होगा जी, आपका इमेज बनेगा। कार्निया के दोनों छोर सभी ओर बनता है। सिलियरी मांसपेशिया का बायों छोर तो दायां बायां करेगा, तभी तो चित्र बना पाएगा छोटा बड़ा।
तो यही आपका राइट आंसर था बी, ऑप्टिकल नर्व एंड फिर रेटिना, इनके बीच का जो जंक्शन होता है ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं, मैंने पढ़ाया था। स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन से ऐसे निकलेंगी 12 जोड़ी नसें निकलती हैं और यहाँ की 31 जोड़ी नसों के साथ वो जुड़ जाती है, नसों के साथ। तो 12 जोड़ी नसें आपके ब्रेन से, कपाल मतलब होता है ब्रेन, जो बाहरी भाग होता है, क्रेनियम जो बोलते हैं ना, वो क्रेनियल नर्व कहलाते हैं सब। अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाशग्राही कोशिकाएं शंकु और शलाका के लिए कौन से कथन सही है? तो कोन एंड रोड, जो कोन एंड रोड है, इसी में कोन जो होता है आपके रंगों को बताता है, ये प्रकाश संवेदी होता है लेकिन रंग वाला नहीं होता शलाका। तो शंकु ज्यादा प्रकाश में काम करती है और शलाका कम रोशनी में काम करती है, सही बात है। नाइट विजन के लिए ये है, डे विजन के लिए वो है, या लाइट जब वो है तो लाइट नहीं है तब ये तो ये सही बात है। तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ये आपका सही है, हमको गलत बताने बोल रहे हैं, कथन कौन सा गलत है? पहला तो सही था। शंकु रंग दृष्टि प्रदान करती है, शलाका कोशिकाएं रंग दृष्टि के लिए सक्षम नहीं होती, सही बात है। ये 3 प्रकार के आपकी बेसिक रंगों को बताता है, फंडामेंटल जो कलर है उसको। तीसरा है, शंकु आंख के केंद्र में पाई जाती है, शलाका परिधि हिस्से में पाई जाती है, ये भी सही है। आपके जो मेन सामने वाले फ्रंटियल हिस्से जहां पर से आपके इमेज बनते हैं ना, तो रंग को यही बताते हैं, कोने कोने के हिस्से नहीं बताते हैं। अगला है, आंखों में शंकु की संख्या औसतन 6 मिलियन होती है, मतलब जो कोन वाले जो होते हैं ना, कोन जो शेल होते हैं, कोन शेल्स हमारे आई की, वो 6 मिलियन होते हैं, और जो शलाका जो होते हैं वो 100 मिलियन से ज्यादा होती है, सही है। ये टर्म्स जो है नंबर यूज किए गए हैं वो लगभग सही नंबर है, सब लगभग में ही होता है, औसतन बोल रहे हैं। शंकु की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल, हरा, नीला। हाँ, यही तो वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और शलाका कोशिकाएं शंकु कोशिकाएं की तुलना में कम संवेदनीय होती है। जो शलाका बोल रहे हैं, जो रॉड बोल रहे हैं, रॉड सेल्स आर लेस सेंसिटिव देन कोन सेल्स, गलत बात है ये। अगर लेस सेंसिटिव होता तो आपको अंधेरे में कैसे दिखाई देता? ये ज्यादा सेंसिटिव होती, मोर सेंसिटिव होती। क्या होती? मोर, कम नहीं होगा, ये क्या होगा? ज्यादा। तो हमको गलत कौन सा पूछा था? तो ऑप्शन 6 ही गलत है हमारा, कथन छठवा। देख लो, 5वां केवल, छठवां कथन, हाँ 6वां कथन केवल गलत है। ये 3 प्रकार की होती, लाल, हरा, नीला, कई बार मैंने बोला, सही बात था। 6 मिलियन पाई जाती, लगभग 10 मिलियन के आसपास पाई जाती, सही बात है। ये ज्यादा उजाले में काम करती है, कम उजाले में काम करती, सही बात है। ये रंग के प्रति बीचों बीच पाए जाते हैं, कोनी चारों ओर पाए जाते हैं, ये भी सही बात था। गलत बात ये था कि ये कम सेंसिटिव है, ये गलत बात है। रॉड सेल्स जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती है एज कंपेयर टू कोन सेल्स, क्योंकि ये रात में कम उजाले पर भी काम करते, कम रोशनी पर काम करते। तो आपका गलत कथन था उस सलाह का। तो सही क्या कथन होता है इसमें से? स्टेटमेंट अगर ये सही होना रहता तो क्या बोलता आपको? ज्यादा संवेदनशील बोलता। तो याद रखना, रॉड सेल्स कोन सेल्स से ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक। तो 6वां ही गलत था, अब गलत ही पूछा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थे। इसमें कुछ ईयर के क्वेश्चन और ब्रेन बोलता हूँ, आपके आइज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में शायद आए। प्रयोगशाला परिचारक में ना पूछे तो किसी और एग्जाम में काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पढ़ा रहा था तो सभी क्वेश्चन को एक जगह आपके लिए रख दिया है, ताकि जो एनटीपीसी से रिलेटेड स्टूडेंट हो वो भी इसको पढ़ पाए, उनकी काम है, ठीक। तो और अगर आप चाहते हो और भी लगातार इसी तरीके के सेशंस चलते रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सेशन को शेयर करना, और लाइक जरूर करना। वीडियोस को लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी जो भी आपके डाउट रहेंगे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका भी जरूर कमेंट करिएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये आपका जो होता है नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट। धन्यवाद।